हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों देखो, हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य है ना। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था कि जो बालाजी विश्वनाथ हैं उन्होंने अपनी राजधानी सतारा से ट्रांसफर करके कहाँ कर दी थी, पूना कर दी थी, है ना। हमने पढ़ा था कि अब जो छत्रपति जो था वो सिर्फ नाम मात्र का ही शासक रह गया था, वास्तविक शासक कौन हो गए थे, वास्तविक शासक जो हैं वो पेशवा हो गए थे। ठीक है, तो सुबह जो है वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे की जो कहानी है उसे हम देखते हैं कि अब आगे क्या स्टोरी है और किस तरीके से आगे बढ़ती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब क्या होता है कि बालाजी विश्वनाथ की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र बाजीराव जो है वो पेशवा बनता है। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है बाजीराव वो पेशवा बनता है। ठीक है, ये वही बाजीराव है, वो बाजीराव मस्तानी वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके काल में जो मराठा शक्ति है, ठीक है, बाजीराव के काल में मराठा शक्ति जो है वो अपने शिखर पे पहुंच जाती है। ठीक है, एकदम टॉप लेवल पे पहुंच जाती है। ठीक है, बाजीराव के समय पर जब बाजीराव पेशवा बनता है तो मराठा शक्ति जो है वो एकदम उसका मतलब शिखर पे पहुंच जाती है, एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वो देखिए, अपने राज्य को जो बालाजी है, बाजीराव जो है वो अपने राज्य को अटक से लेकर कृष्णा नदी तक फैलाना चाहता था। ठीक है, बाजीराव अपने राज्य को अटक से लेकर के कृष्णा नदी तक फैलाना चाहता था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा कहा जाता है कि जो मराठे हैं इनके घोड़े की जो टाप है ना, वो अटक से कटक तक सुनाई पड़ती थी, है ना। और एक साथ जो इनके मराठों के जो घोड़े हैं वो एक साथ कृष्णा नदी और सिंधु नदी का पानी पीते हैं, यानी कि इनका जो ये कहाँ से कहाँ तक फैले, इनका फैलाव बताया जाता है। इससे आपको ये अंदाजा लग सकता है कि इनका जो क्षेत्र था वो कितना विस्तृत हो चुका था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब आगे देखिए, इन्होंने और क्या किया। जो पेशवा है उसका सचिवालय कहाँ था, पूना में। ठीक है ना, उसका सचिवालय, पेशवा का सचिवालय पूना में था, जिसे कि क्या कहा जाता था, हुजूर दफ्तर कहा जाता था। ठीक है, जो पेशवा है उसका सचिवालय पूना में था, जिसे कि क्या कहा जाता था, हुजूर दफ्तर कहा जाता था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब आगे की स्टोरी को देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, चलिए तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पेशवा है इसका जो सचिवालय था वो पूना हो गया था और उसको हुजूर दफ्तर कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो गांव होता था ना, जो ग्राम होती थी वो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती थी। ठीक है, ग्राम जो होती थी वो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती थी और गांव का जो प्रमुख होता था उसे पाटिल कहा जाता था। ठीक है, गांव के प्रमुख को पाटिल कहा जाता था। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है कि जो देशमुख और देश पांडे, ठीक है, देशमुख और देश पांडे इनका काम होता था राज्य में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकना। ठीक है, याद रखिएगा कि देशमुख और देश पांडे का काम होता था राज्य में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकना। ठीक है, अब चलिए आप देखेंगे कि यहाँ मैंने अफगान शक्ति का अभ्युदय लिखा है। तो अब आप सोचेंगे कि मैं मराठा पढ़ाते पढ़ाते अचानक से अफगानों के पास क्यों आ गई। तो बच्चों, मराठा जो है इनकी इनकी आगे की स्टोरी को जानने के लिए हमें जो है अब अफगानों की स्टोरी को जानना पड़ेगा। ठीक है, पहले अब हमें इनके बारे में जानना होगा, उसके बाद हम आगे जो है मराठा को समझेंगे। ठीक है, पेशवाओं को समझेंगे। ठीक है, इनका रिलेशन है किस तरीके से है उसको अब हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि भारत में जो अफगान शक्ति का अभ्युदय, उसका श्रेय किसको जाता है। भारत में अफगान शक्ति के अभ्युदय का श्रेय अहमद शाह अब्दाली को जाता है। ठीक है, भारत में अफगान शक्ति के अभ्युदय का श्रेय अहमद शाह अब्दाली को जाता है। क्लियर। चलिए देखिए क्या है कि अब्दाली के पास, अहमद शाह अब्दाली के पास ना बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के पास बहुत बड़ी सेना थी जिसका कि जो है, और उसके पास खजाना, उन सेना के लिए खजाना जो है उसके पास कम पड़ रहा था। ठीक है ना, उस खजाने पर उस सेना का भारी बोझ पड़ रहा था। तो अब वो सोचने लगा कि मैं अपने सैनिकों के लिए, अपनी सेना के लिए ज्यादा से ज्यादा धन कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी धन की प्राप्ति के लिए उसने क्या किया, धन की प्राप्ति के लिए ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण करने की एक योजना बनाई। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने धन की कमी को पूरा करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना
बनाई, ठीक है। और इसी के तहत अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर सर्वप्रथम 1748 में, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर सबसे पहले 1748 ईस्वी में क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है। चलिए अब आगे और देखते हैं कि आखिर जो मराठा हैं और अहमद शाह अब्दाली है इनके बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो चलो इसकी आगे की स्टोरी को हम समझते हैं। अब देखो क्या होता है आगे की कहानी में कि जो दूसरा आक्रमण है, ठीक है ना, जो अहमद शाह अब्दाली है, तो अहमद शाह अब्दाली भारत पर दूसरा आक्रमण 1750 ईस्वी में करता है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली भारत पर दूसरा आक्रमण 1750 ईस्वी में करता है, लेकिन सीमा से ही वापस चला जाता है, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखो क्या होता है कि 1751 में वह पुनः आक्रमण करता है और लाहौर पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। 1751 में वो दोबारा आक्रमण करता है और लाहौर पर कब्जा कर लेता है, ठीक है ना। यानी कि थर्ड टाइम वो अटैक करता है भारत पर, और वहां का जो शासक होता है मोइनुल मुल्क को, उसको क्या करता है, कैद कर लेता है, ठीक है। मोइनुल मुल्क को कैद कर लेता है, लाहौर का ये शासक होता है, ठीक है। और उसके बाद जो अहमद शाह अब्दाली है वो अब चौथी बार फिर आक्रमण करता है भारत पर, लेकिन क्या किस वजह से, मुगलानी बेगम के कहने पर, ठीक है। मुगलानी बेगम के निमंत्रण पे, उसके कहने पर 1756 में, ठीक है ना, मुगलानी बेगम के कहने पर 1756 में अहमद शाह अब्दाली जो है वो भारत पर चौथी बार आक्रमण करता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए और देखिए क्या होता है ना कि जो मुगलानी बेगम है ना वो उसको बोलती है, अहमद शाह अब्दाली को बोलती है ना कि मुझे पता है कि मेरे ससुर जी जो है उसने कहाँ कहाँ कितना कितना धन जो है वो छुपा के रखा है, ठीक है। तो तुम आओ, आक्रमण करो और जो धन है इसको लूट के ले जाओ, ठीक है। तो इसके कहने पर 1756 ईस्वी में जो अहमद शाह अब्दाली है ये चौथी बार, ठीक है, फोर्थ टाइम भारत पर आक्रमण करता है। और क्या करता है कि मथुरा, वृंदावन और जितने भी अन्य स्थान हैं वहां के एक एक घर को लूटता है, ठीक है ना, एक एक घर को लूटता है और भयंकर नरसंहार करता है। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर जो यमुना नदी थी, ठीक है ना, इस तरीके का नरसंहार किया था इसने कि जो यमुना नदी थी ना वो पूरे रक्त से लाल दिखाई दे रही, समझे। जो यमुना नदी थी वो पूरे रक्त से लाल दिखाई पड़ रही थी। इतना भयंकर नरसंहार अहमद शाह अब्दाली ने किया था, लूटपाट मचाई थी, ठीक है। यहाँ तक की स्टोरी आई होप कि आपको सब क्लियर हो गई होगी। चलो अब आगे की स्टोरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखो, लूटपाट मचाने के बाद जो अब्दाली है अब वो क्या करता है कि मोहम्मद शाह की बेटी है हजरत बेगम, ठीक है ना, मोहम्मद शाह की बेटी हजरत बेगम से जबरन उनसे विवाह कर लेता है, शादी कर लेता है, ठीक है। अब अब्दाली जो है वो पूरा पहले तो लूटपाट मचाता है, भयंकर नरसंहार करता है, और उसके बाद क्या करता है, मोहम्मद शाह की बेटी हजरत बेगम, ठीक है ना, हजरत बेगम से जबरन शादी कर लेता है, जबरन विवाह कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करता है कि अब्दाली जो है पूरा लूटपाट तो मचा ही चुका था, शादी कर ही चुका था। अब उसने क्या किया कि उसका बेटा था तैमूर, ठीक है, जो कि 11 वर्ष का था, तो उसको क्या करता है, पंजाब का, लाहौर का ये कर देता है, सूबेदार नियुक्त कर देता है, ठीक है ना, लाहौर का उसको सूबेदार नियुक्त कर देता है और वापस वो अफगानिस्तान लौट जाता है, ठीक है। अब्दाली जो है अपने 11 वर्षीय पुत्र को, जिसका नाम तैमूर रहता है, उसको लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर देता है और वापस जो है वो अफगान लौट जाता है। अब देखो आगे क्या होता है कि जैसे ही वो अफगान लौटता है वैसे ही अदीना बेगम, ठीक है ना, अदीना बेगम तैमूर के विरुद्ध क्या करती है, विद्रोह कर देती हैं, ठीक है। अदीना बेगम तैमूर के विरोध में क्या करती हैं, विद्रोह कर देती हैं, ठीक है। और लाहौर से सभी अफगानों को भगाने के लिए क्या करती हैं, मराठों से मदद मांगती हैं। अदीना बेगम लाहौर से सभी अफगानों को भगाने के लिए क्या करती हैं, मराठों से मदद मांगती हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि अफगान और मराठों का रिलेशन क्या रहता है, ठीक है। तो चलो अब आगे की स्टोरी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें क्या है,
ठीक है। चल देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब देखो क्या होता है कि मराठों के आते ही क्या होता है, अफगान जो होता है, अफगानी जो है ना वो भाग खड़े होते हैं। ठीक है, मराठों के आते ही अफगानी भाग खड़े होते हैं। ठीक है, जैसे ही मराठे जो हैं, जैसे ही मराठे लाहौर में पहुंचते हैं तो इनका जो इनकी जो प्रभुसत्ता थी, इनका जो वर्चस्व था, ये तो सभी को पता था, ये अटक से कटक तक पूरा फैला हुआ था। तो जैसे ही ये लाहौर पहुंचते हैं वैसे ही जो अफगानी रहते हैं ना वो वहां से भाग निकलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है कि 1759 में, ठीक है, अब्दाली जो है वो वापस आ जाता है। ठीक है, 1759 में अब्दाली 1759 में अब्दाली वापस आ जाता है और पंजाब पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, कब्जा कर लेता है। क्लियर, 1759 ईस्वी में अब्दाली जो है वो वापस आ जाता है और क्या करता है, पंजाब पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, आगे देखो 1760 में, ठीक है, 1760 में वह दिल्ली पर भी कब्जा कर लेता है। ठीक है, दिल्ली पर भी कब्जा कर लेता है। ठीक है, जो अहमद शाह अब्दाली है, ये जब मराठे जब आते हैं लाहौर में और इसकी वजह से जो अफगानी होते हैं वो जब भाग जाते हैं तो 1759 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली वापस भारत आता है और पंजाब पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद 1760 में वो क्या करता है, दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। ठीक है ना, इस तरीके से वो अपना आगे आगे बढ़ते जाता है। अब इससे क्या होता है, ठीक है, इससे क्या होता है कि पानीपत के तीसरी लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। ठीक है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी, इसकी पृष्ठभूमि किस तरीके से तैयार होती है, तो यही जो छोटे छोटे कारण है, इन्हीं कारणों से पानीपत की तीसरी लड़ाई की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पानीपत का युद्ध था उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका कारण क्या था। तो अब देखो क्या होता है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, इसका जो कारण था वो था कि अफगानी जो थे और जो मराठे थे, यानी कि जो अब्दाली था और जो मराठे थे, इनके जो हित थे ना ये आपस में टकराने लगे। ठीक है, इनके जो हित थे, इनके हित आपस में टकराने लगे। ठीक है, जो अहमद शाह अब्दाली है और जो मराठा हैं, इनके जो हित होते हैं ना ये आपस में टकराने लगते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या होता है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह 1761 ईस्वी में होती है, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। और ये जो युद्ध होता है ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। लेकिन होता क्या है कि दोनों सेना जो होती है ना ये 2 महीने तक, लगभग 2 महीने तक एक दूसरे को मतलब तंग करती रहती है। ठीक है, तंग करती रहती है, एक दूसरे को तंग करती रहती है। कभी किसी ने थोड़ा तंग कर दिया, कभी किसी ने थोड़ा तंग कर दिया। तो इस तरीके से जो है, जो दोनों टीम जो रहती है, अब्दाली की टीम भी और मराठे की टीम, ये दोनों एक दूसरे को परेशान करते ही रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब क्या होता है कि जो अहमद शाह अब्दाली है, ठीक है ना, अब्दाली क्या करता है, अब्दाली क्या करता है
कि मराठों को आने वाला जो रसद होता है, जो उसके सेना के लिए जो रसद होता है, जो खाने पीने की चीजें, उसके पशुओं के लिए, घोड़ों के लिए जो चारा होता है, तो वो जिस मार्ग से आता था ना, उस मार्ग पे ये क्या करता है, रोक लगाता है। ठीक है, रसद, ठीक है, मराठों के लिए जो रसद आता था, ठीक है, देखिए मराठा सेना के लिए रसद, ठीक है ना, जो रसद आता था उस मार्ग में अवरोध पैदा कर देता है। ठीक है ना, उस मार्ग को रोक देता है। तो अब भाई जब सैनिकों को खाने को नहीं मिलेगा, जब घोड़े को चारा नहीं मिलेगा, घास नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जब किसी को खाना पीना ही नहीं मिलेगा तो कोई कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है, सोचिए आप लोग, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो मराठा है इनकी सेना में असंतोष पैदा हो जाता है। ठीक है, इनकी सेना में क्या होता है, असंतोष पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इससे जो है क्या होता है कि अब जो सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, अब सभी यही सोचते हैं कि भाई जब खाना पीना ही नहीं रहेगा तो सब युद्ध कैसे करेंगे, सब जीवित कैसे रहेंगे, है ना। तो इससे तंग आकर के सदाशिव भाव, ठीक है ना, सदाशिव राव ने 15 जनवरी 1761 ईस्वी को, ठीक है, 15 जनवरी 1761 ईस्वी को सदाशिव राव, ठीक है, सदाशिव राव ने अब्दाली के खेमे पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, सदाशिव राव जो होता है ना, ये अब्दालियों पर आक्रमण कर देता है, अब्दाली की सेना पर। ठीक है, अब्दाली की सेना पर आक्रमण कर देता है, क्योंकि क्या होता है, ये लोग बड़े परेशान रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन होता क्या है कि ये जो युद्ध होता है, ये युद्ध मात्र 4 घंटे चलती है। ठीक है, ये जो युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होने वाला जो युद्ध होता है वो केवल और केवल 4 घंटे ही चलता है। ठीक है ना, युद्ध जो है ये सिर्फ 4 घंटे चलता है। ठीक है, 4 घंटे चलता है। और होता क्या है कि एक एक करके मराठों के जितने भी प्रमुख सेनापति थे, सैनिक थे, ये सब एक एक करके मारे जाते हैं। ठीक है ना, सभी के सभी जो हैं वो सभी मारे जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इससे मराठे जो हैं वो हार जाते हैं। ठीक है ना, इससे मराठों की हार हो जाती है, मराठा पराजित हो जाते हैं। ठीक है, मराठा जो हैं वो पराजित हो जाते हैं। ठीक है, मराठा जो है वो पराजित हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो लड़ाई हुई थी ना, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई घर नहीं था जिसके घर का व्यक्ति इस युद्ध में मरा ना हो। ठीक है, ऐसा बताया जाता है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इस युद्ध में, ठीक है, पानीपत की लड़ाई में, ये पानीपत की लड़ाई है ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई है ये, ठीक है ना, तीसरी लड़ाई कब हुआ है, 1761 में। ठीक है ना, तो ऐसा जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि इस युद्ध में, पानीपत की तीसरी लड़ाई में, महाराष्ट्र का ऐसा कोई भी घर नहीं था जिस घर में कोई व्यक्ति मरा ना हो, जहां कोई मातम न मनाया गया हो। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो युद्ध जो है, इस युद्ध को मराठे हार जाते हैं। तो जो पेशवा रहता है ना, उस समय का जो पेशवा रहता है बालाजी बाजीराव। ठीक है, इस युद्ध के समय पेशवा कौन रहते हैं, इस युद्ध के समय, ठीक है, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, इस युद्ध के समय पेशवा होते हैं बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव।
तो बालाजी बाजीराव जो है ना, ये इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बालाजी बाजीराव इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। ठीक है, बालाजी बाजीराव इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से अफगानों की वजह से मराठा जो है इनका पतन हो जाता है, पेशवाओं का जो है पतन हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो अब जो है हमारा मराठा साम्राज्य जो हमारा चैप्टर है ये पूरी तरीके से अब हमारा खत्म हो गया। ठीक है ना, अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। अब एक दो चीजें अगर कुछ होंगी छोटी मोटी तो मैं वो भी बता दूंगी। ठीक है, वैसे इसमें अब कुछ भी नहीं रहा जो मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, तो हमारा जो मराठा साम्राज्य का जो चैप्टर है और साथ साथ में अहमद शाह अब्दाली के बारे में भी हमने जान लिया कि उसने कैसे और क्यों आक्रमण किया भारत पर और क्यों उसका मराठों के साथ युद्ध हुआ। तो ये सारी चीजें हमने जान ली, समझ ली। ठीक है ना, तो अब हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब आप मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आप क्या करेंगे, आप मेरे वीडियो को शेयर भी करेंगे और आप मुझे कमेंट भी जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग पढ़िए, वीडियो को देखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।